हेलो बच्चों, मैं आपकी शाज़िया मैम आज आपको चैप्टर 4 पोट्री का पढ़ाऊँगी फ्रॉम एन एलर्जी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। इसको थॉमस ग्रे ने लिखा है। थॉमस ग्रे जो बॉर्न हुए थे 1716 में और इनकी एजुकेशन जो थी ईटॉन एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई थी और ये प्रोफेसर और थे हिस्ट्री एट कैम्ब्रिज, प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। He was one of the most learned men of his time. He remained bachelor and died in 1771. पोएम के बारे में क्या बताएं आपको? द पोएम इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एलेगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इन्होंने एक पोएम लिखी थी जो कि काफ़ी लॉन्ग थी, उसमें से एक थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर इस पोएम को बनाया गया। एलेगी मीन्स क्या होता है? एक दुख भरी, रोती हुई, दुख भरी कहानी जिसपे पोएट किसी चीज़ के बारे में या किसी अपने प्रिय के बारे में रोता हुआ कोई दुख भरी पोएम लिखता है। In this poem, poet Thomas Gray pays his tribute to the simple, ignorant and unknown people who are lying buried in their graves. He advises the people not to be proud of their noble birth, wealth, power and beauty. They all die one day. The end of our life's journey is death, which is certain to all. इस कविता में कवि थॉमस ग्रे साधारण, अनपढ़ और उन अज्ञात व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देते हैं जो अपनी कब्रों में दफना दिए गए हैं। वह लोगों को शिक्षा देता है कि वे महान वंश में जन्म लेने पर या अपने धन, शक्ति, संपत्ति, सुंदरता पर अभिमान न करें। ये सभी वस्तुएं एक दिन समाप्त हो जाती हैं। हमारी जीवन यात्रा का अंत मृत्यु है जो सभी को निश्चित रूप से आती है। अब आइए अब जो है हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। द कर्फ्यू टोल द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हार्ड wind slowing over the lea, the plowman homeward plead the weary way and leaves the world to darkness and me. ठीक है। कर्फ्यू मीन्स यहाँ पर शाम की घंटी से है। टोल मीन्स होता है धीरे धीरे कुछ समय तक घंटा बजना, रिंग। और नेल मीन्स होता है अंतिम संस्कार के समय बजने वाली घंटी की आवाज़। पार्टिंग डे मीन दिन का अंत हो रहा था। ब्लोइंग हार्ड मीन्स धीरे धीरे सुनाई देने वाला। ग्राउंड ऑफ कैटल मीन्स पशुओं का झुंड। ब्लोइंग हार्ड मीन्स रंभाते हुए पशुओं का झुंड कह सकते हैं आप। ली मीन्स चारगाह का रास्ता। प्लॉमैन्स किसान, फार्मर। प्लॉट मीन्स धीरे धीरे चलता, वॉक स्लोली। और वेरी मीन्स होता है थका हुआ, टायर्ड। होमवर्ड्स मीन्स घर की ओर चलता हुआ। ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में भी इसको जानेंगे। द पोएट जो है हमारा कहाँ बैठा हुआ है? द पोएट इज सिटिंग इन कंट्री चर्चयार्ड। चर्चयार्ड मीन्स कब्रस्तान। देयर आर मेनी लाइंग बरीड इन देयर स्मॉल ग्रेव्स ऑल अराउंड द चर्चयार्ड। हमने बताया आपको पहले ही कि बहुत सारे लोग का कब्रों में दफन हैं। तो in this stanza the poet says that the evening bells are ringing and telling the people that the day is to be over and soon there will be darkness everywhere. The wind is blowing very slowly, the cattle are returning home and they are very eager to see their young one. ठीक है। The farmer is tired of his whole day labor and see he is also returning home slowly. So all these things indicate that the day is going to be over and there will be darkness everywhere. The poet will be left alone. इस गद्दाश में कवि कहता है कि शाम के समय घंटियां बज रही हैं और लोगों को बता रही है कि दिन का अंत हो गया, मीन्स शाम होने वाली है और सीधी अपने स्थानों पर अंधेरा, सभी स्थानों पर अंधेरा हो जाएगा। हवा बहुत धीमे धीमे चल रही है
पशु अपने घर वापस लौट रहे हैं और वे अपने बच्चों को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। किसान पूरे दिन की मेहनत से थक गया है और वह धीरे धीरे लौट रहा है, इसलिए ये सभी बातें बताती हैं कि दिन समाप्त हो रहा है और सभी स्थानों पर अंधेरा हो जाएगा, कभी अकेला रह जाएगा वहां पर। आगे की चाल लाइन अब देखते हैं क्या कह रहा है। Beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaves the turf in many a molding heap, each in his narrow cell forever laid the root for forefather of the hamlet sleep। ठीक है, यहाँ पे beneath मीन्स है नीचे, अंडर, rugged मीन्स भद्दे, elm मीन्स एक प्रकार के जंगली पेड़ होता है, yew एक प्रकार का सदाबहार पेड़ होता है, एवरग्रीन पेड़ होता है, हीव्स HEAVES लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है उठता है। रेस, टफ मीन्स सूखी घास, ड्राई ग्रास, मोल्डिंग टूटते हुए या ढहते हुए, हीप मीन्स ढेर लगा होना, सेल्स मीन्स छोटी सी कब्र, बरीड मीन्स यहाँ पर है, और रूट मीन्स क्या, असभ्य, असिविलाइज, फोर फादर मीन्स पूर्वज, एंसेस्टर्स, हैमलेट्स मीन्स होता है छोटा सा गांव। इसमें कवि कहता है कि इस छोटे से गांव में निधन असभ्य गांव वालों के पूर्वज अपनी अपनी छोटी साधारण सी कब्रों में सदा के लिए लेटे हुए हैं, अर्थात दफना दिए गए हैं। उनकी कब्र या तो एल्म नाम के पेड़ों के नीचे है या यू नाम के पेड़ों की छाया में है। ये कब्र सूखी घास के मैदान में बनी है और उसके ऊपर मिट्टी का ढेर है, जिनकी मिट्टी ढहकर नीचे गिर रही है। Explanation. In this stanza, the poet thinks about the small graves and the dead bodies buried there. He says that some graves are under the elm trees and some are in the shades of the yew trees, or some are under the shade of elm trees. There is a dry grass everywhere in the graveyard. The graves are like the heaps of earth and they are very narrow. Poor and uncivilized common people of the village are lying buried in these graves, and they will never wake up. इसमें कवि छोटी कब्र तथा उसमें दफनाए हुए मृतक के विषय में सोचता है। वह कहता है कि कुछ कब्र एल्म नाम के वृक्षों के नीचे है और कुछ यू नाम के वृक्षों की छाया में है। कब्रिस्तान में प्रत्येक स्थान पर खुश्क घास है, सूखी घासें हैं। कब्र मिट्टी के ढेर के समान है और वे बहुत तंग है, छोटी हैं। गांव के गरीब और असभ्य साधारण व्यक्ति इन कब्रों में दफना दिए गए हैं और वे कभी नहीं अब उठने वाले हैं। आगे का देखते हैं चार लाइन। The breeze cell of increased breathing. The breeze call of incense breathing morn. The swallow twittering from the straw-built shade. The cook's shrill clarions on the echoing horn. No more shall rouse them from their lowly bed. ठीक है, यहाँ पे incense breathing morn means है प्रातःकाल की सुगंधित वायु। breeze pleasant means है यहाँ पे, breezy means है सुगंध। कॉल मीन्स है पुकारना। स्वैलो मीन्स छोटी छोटी सी जो अबाबिल टाइप की चिड़ियाएँ होती हैं उनको कहते हैं। ट्विटेड मीन्स चहचहाना, जो चिड़ियाँ बोलती हैं। चर्पिंग। शेड मीन्स है और घोंसला, नेस्ट को शेड घोंसला यहाँ पे है। स्ट्रॉ बिल घास फूस के बने हुए हैं। श्रिल मीन्स तीखी आवाज़। शार्प क्लियरिन CLARION देखे लिखा है यहाँ पे, तो जगाने के लिए तेज ऊंची आवाज़ अर्थात मुर्गे की बांग। क्रॉनिंग ऑफ द कॉक, इकोइंग गूंजना, गुंजन करता हुआ। रिसाउंडिंग बॉन मीन्स बिगुल का हॉर्न बजा जाना। और लोइंग बेड मीन्स कप, ग्रेव। ठीक है, इसमें कवि कहता है कि प्रातःकाल की सुगंधित वायु सभी को आकर्षित करती है। घास फूस से बने घोंसले में अबाबिल नामक पक्षी चहचहाते हैं। मुर्गा सोए हुए लोगों को जगाने के लिए जोर जोर से बांग देता है। शिकारियों के द्वारा बजाए गए बिगुल की ध्वनि दूर गूंजती है। इन सभी बातों से सोए हुए व्यक्ति जाग जाते हैं, किंतु कब्र में सोए हुए व्यक्तियों को कोई भी आवाज़ नहीं
जगह पाएगी। The poet says that the morning is pleasant, with a fragrant smell, and the light breezing is calling everywhere to get up from sleep. The small wind swallow are excited at the pleasant morning and are twittering in their straw-built nest. The cocks are making loud, stimulating, and clear call. The reflecting sound made by some at horn distance is excited too. But all these things are unable to rouse the poor dead village from their sleep, who lay buried in their grave. कवि कहता है कि प्रातःकाल का समय सुगंधित गंध से भरा हुआ है और हल्की पवन प्रत्येक व्यक्ति को नींद से उठ जाने के लिए पुकार रही है। छोटे छोटे पक्षी तथा अबाबिल शुभ प्रातःकाल से बहुत प्रफुल्लित हैं, खुश हैं। वह अपने घास फूस से बने घोंसले में चहचहा रहे हैं। मुर्गे भी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बाग दे रहे हैं। थोड़ी देर में बिगुल के बजने की आवाज़ भी आ रही है। किंतु ये सभी बातें उन बेचारे जो मृत गांव के वाले लोग हैं, जो कब्र में दफन है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अब ये सब चीज़ें जिंदा लोगों के लिए मायने रखती है। ये सब चीज़ें जिंदा लोगों को उठा देती है, लेकिन कब्र में दफन लोग नहीं उठ सकते, उनके ऊपर इनका कोई असर नहीं होता। आगे चलते हैं थर्ड स्टैंजा पर हम। Let not ambition smoke their useful toil, their homely joy and destroy obscure, not grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annal of the poor। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2012, 13, 17, 18, 20 में भी आया हुआ है। Ambitions means महत्वाकांक्षा, desire, mock means मजाक उड़ाना, toil means कठिन परिश्रम करना, homely means साधारण, डेस्टिनी मीन्स भाग, ऑब्सक्योर मीन्स अस्पष्ट होना, डिम क्लियर न होना, ग्रैंडियर मीन्स महान व्यक्ति, डिसडेनफुल घृणा करना, और अनल मीन्स जीवन का लेखा जोखा। इसमें कवि धनी तथा महत्वाकांक्षी व्यक्तियों से कहता है कि वो गरीब आदमियों के काम को देख कर या उनके जीवन को तुच्छ भावना या उनके काम को या उनके जीवन को देखकर मजाक न उड़ाएं। उनके जीवन की खुशियाँ बहुत साधारण थी। भाग में से वे अपरिचित थे और भाग ने उनका साथ भी नहीं दिया। धनी और महान व्यक्तियों को इस गरीब लोगों के छोटे से और साधारण जीवन को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, न ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए। Explanation: In this stanza, the poet says that the people who are buried here were very simple and useful. They work hard for the nation. Fate never favored them, yet they were always content. The history of their life is very short and simple. So the rich and great people should not laugh at them. They should not see them with hatred. यहाँ पर कवि कहता है कि वे लोग जो यहाँ दफना दिए गए हैं बहुत ही साधारण और लाभदायक थे। उन्होंने देश के लिए बहुत मेहनत किया। बाघ ने कभी उनका साथ नहीं दिया, फिर भी वे सदा उससे संतुष्ट रहे। उनके जीवन का इतिहास बहुत छोटा और बहुत ही साधारण था, इसलिए धनी और महान लोगों को उन पर हंसना नहीं चाहिए और उनसे नफरत भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एम्बिशंस को पर्सोनिफाइज कर दिया गया। एम्बिशन में मिथ चीज़ पर जान दे देना, पर्सोनिफिकेशन हमने पढ़ाया आपको, वही यहाँ पर एम्बिशंस को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। वी नोट द पोएट सिंपैथी फॉर द पुअर। यहाँ पे अब सबसे आखिरी 4 लाइन देखते हैं। The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth are gay, will there over gave, awaits like the inevitable hour, the path of glory leads but to the grave. बूस्ट ऑफ हेरल्ड्राई मीन्स यहाँ पे ऊंचे वंश में पैदा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए। पॉम्प ऑफ पावर मीन्स बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए। इनइमिटेबल मीन्स निश्चित है, और इनइमिटेबल मीन्स यहाँ पर इन्होंने मृत्यु से कहा है। यहाँ पे कवि कहता है कि हमें महान वंश में पैदा होने से या बहुत ज़्यादा धनी होने का अभिमान नहीं करना चाहिए। सभी सुंदर वस्तुएं, सभी प्रकार का धन दौलत एक दिन
नष्ट हो जाती हैं और नष्ट हो जाएंगी। मौत सभी को आएगी। जिन व्यक्तियों को अपने जीवन में अधिक सम्मान भी मिल गया है उनका भी अंत होगा, चाहे वो जितने बड़े महान हस्ती क्यों ना बन जाएं। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। इन दिस concluding stanza the poet says that we should not be proud of our birth in a high family or of our wealth. Powerful, beautiful or wealthy person may get honor and fame in this world, but their end is also like the poor, weak and ugly people. So they should not be proud of their material possessions. They should remember that the end of all is the same, is that death. मौत सबको आनी है। कवि कहता है कि हमें अपने उच्च कुल में जन्म लेने पर या अपनी संपत्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली, सुंदर या धनवान व्यक्ति इस संसार में सम्मान तथा प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उनका अंत भी करीब है। कमज़ोर तथा भद्दे लोगों के समान होता है, मतलब मर जाते हैं। उन सबको मौत आनी है, मौत से कोई भाग नहीं सकता है। इसलिए उन्हें अपनी भौतिक वस्तुओं पर गर्व नहीं करना चाहिए। उन्हें याद रखना चाहिए कि ये सभी अंत का सामना करना है, अर्थात मौत सबको आनी है। ये थी आपकी छोटी सी पोएम एन एलेगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आएगी, और जो ना समझ में आए वो आप तुरंत हमको मैसेज करके पूछिए।